अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस सुबह कोहरा इतना घना था कि दुनिया सिर्फ 10 कदम आगे तक ही नजर आ रही थी। रिया मेहरा की छोटी सी निसान कार धीरे धीरे उस सुनसान टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते पर रेंग रही थी। स्टीरियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, लेकिन रिया का दिमाग कहीं और था। उसकी उंगलियां बेचैनी से स्टीयरिंग व्हील पर थपथपा रही थीं। 1 हफ्ते पहले ही उसकी दादी शांति देवी का निधन हुआ था। 99 साल की उम्र में एकांत और भूलने की बीमारी के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली थी। रिया उनकी पोती थी, शायद परिवार का एकमात्र ऐसा सदस्य जिससे दादी अपने आखिरी दिनों में भी बातें करती थीं, भले ही वे बातें अक्सर बेमेल और डरावनी होती थीं। वकील के कार्यालय में वसीयत पढ़े जाने के दौरान रिया के माता पिता और रिश्तेदारों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब जानते थे कि शांति देवी के पास एक पुराना बड़ा घर था जो शहर से दूर एक ऐसे इलाके में था जहां से लोग 20 साल पहले पलायन कर चुके थे। जब वकील ने घोषणा की कि शांति निलयम शांति का घर पूरी तरह से रिया को विरासत में मिला है, तो रिया की मां ने राहत की सांस ली, जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। उसे बेच देना बेटी, मां ने कहा था। वह घर, वहां अच्छी यादें नहीं है। लेकिन रिया के लिए यह सिर्फ एक संपत्ति नहीं थी, यह उसकी दादी का सब कुछ था। वह जगह जहां उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताई थीं, जहां दादी उसे रात में चांदनी में बैठकर भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करती थीं। हालांकि 12 साल की उम्र के बाद उन छुट्टियों पर अचानक रोक लग गई थी। कोई कारण नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया कि दादी बीमार हैं और अब मेहमान नहीं रख सकती। अब 10 साल बाद रिया उसी रास्ते पर थी जो उसे बचपन की यादों और एक अनजाने डर की तरफ ले जा रहा था। कार ने अचानक एक झटका खाया। रिया ने ब्रेस लगाई। सामने लोहे की जंग लगी एक विशाल द्वार था जिस पर शांति निलयम लिखी एक टूटी फूटी तख्ती टंगी हुई थी, जो हवा के झोंकों से चरचरा रही थी। द्वार के पीछे घने पेड़ों और उग आई बेलों के बीच वह घर खड़ा था। वह अपने बचपन से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। विक्टोरियन शैली में बना 2 मंजिला बंगला, ऊंची संकरी खिड़कियां जिनमें से कई के शीशे टूटे हुए थे। दीवारों पर नमी के धब्बे और फफूंद उगाई थी। पूरा ढांचा ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति धीरे धीरे उसे निगल रही है। रिया ने दरवाजे की भारी पुरानी चाबी निकाली। ताला जाम लगा हुआ था। काफी जोर लगाने के बाद वह उसे खोल पाई। लकड़ी का भारी दरवाजा एक लंबी कराहती हुई आवाज के साथ खुला, जैसे कोई प्राचीन जानवर जाग रहा हो। अंदर की हवा स्थिर, धूल भरी और गंदी थी। उसमें पुरानी लकड़ी, सड़े हुए कागज और किसी अज्ञात मीठे पदार्थ की बास आ रही थी। धुंधली दोपहर की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिसमें धूल के कण नाच रहे थे। सारा फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जो अब मटमैली और धूल भरी हो चुकी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। रिया ने अपना सामान, जिसमें एक छोटा सूटकेस, सफाई का सामान और एक सोने का बैग था, दरवाजे के पास रख दिया। उसने मुख्य हॉल को निहारा। यह विशाल था। एक तरफ एक भव्य सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। सामने की दीवार पर एक विशाल खाली चौखट थी, जहां कभी कोई बड़ी पेंटिंग लगी होगी। तभी पहली बार उसे वह आवाज सुनाई दी। यह बहुत हल्की थी, शायद कोई पुरानी घड़ी या फिर बारिश की बूंदें कहीं टपक रही थीं। रिया ने कान लगाकर सुना, लेकिन आवाज रुक गई। उसने इसे अपनी कल्पना समझा। उसने सफाई शुरू कर दी। एक खिड़की के पास की चादर हटाई तो पीछे एक भारी ओक की लकड़ी की आर्म चेयर दिखाई दी। उसे खिड़की के पास खींचकर ले आई ताकि थोड़ी रोशनी और ताजी हवा आ सके। दिन ढलने लगा था। अचानक आसमान में बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। रिया ने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं था। शहर लौटने का रास्ता अब खतरनाक होगा। उसने फैसला किया कि वह एक रात यहीं रुकेगी। उसने अपने साथ लाया हुआ पेट्रोमैक्स लैंप जलाया। उसकी नारंगी डगमगाती रोशनी ने कमरे में लंबी लंबी डरावनी परछाइयां बना दी। वह आर्मचेयर पर बैठ गई और अपना सैंडविच निकालकर खाने लगी। तभी वह आवाज फिर शुरू। यह पहले से थोड़ी स्पष्ट थी, लगातार, रिदमिकल। रिया ने चारों तरफ देखा। आवाज कहां से आ रही थी? दीवारें खाली थीं। कोई घड़ी नजर नहीं आ रही थी। शायद बारिश की आवाज के साथ कोई और आवाज मिल रही है, उसने सोचा। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे सता रही थी, एक सिहरन जो रीढ़ की हड्डी से होती हुई दिमाग तक जा रही थी। रात होते होते बारिश थम गई, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि यह और भी जिद्दी लगने लगी। टिक
ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसके दिमाग में घुस रही हो। थकान के मारे रिया ने ऊपर के कमरे में सोने का फैसला किया। उसने लैंप उठाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। लकड़ी की सीढ़ियां चीखती और कराहती उसके वजन को सह रही थीं। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे। उसने पहला दरवाजा खोला। यह दादी का कमरा था। बिस्तर, अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ चादरों से ढका हुआ था। उसे वहां सोने में अच्छा नहीं लगा। उसने अगला कमरा चुना जो शायद किसी मेहमान के लिए था। छोटा, साधारण, एक सिंगल बेड और एक छोटी सी टेबल। उसने अपना सोने का बैग बिस्तर पर रखा और लैंप बंद कर दिया। अंधेरा घना और भारी था। बारिश तो थम गई थी, लेकिन बाहर पेड़ों की डालियां हवा से टकराकर खिड़कियों से सरसराहट कर रही थीं। और फिर वह आवाज फिर शुरू हुई। अब यह और स्पष्ट और करीब लग रही थी, जैसे यह इसी कमरे में हो। रिया ने बिस्तर पर बैठकर कमरे को घूर घूर कर देखा। कोई घड़ी नहीं थी। आवाज लगातार चल रही थी और अब वह थोड़ी तेज लग रही थी। टिक टिक टिक। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह बिस्तर में लेट गई और तकिए से अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर तक पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, आवाज और तेज होती गई। अब यह सिर्फ एक यांत्रिक आवाज नहीं लग रही थी। इसमें एक अजीब सी जल्दबाजी, एक बेचैनी थी। टिक 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 टिक। अब यह इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा है। समय तेजी से बीत रहा है। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। पसीने से उसका बिस्तर भीग गया। यह सिर्फ एक घड़ी की आवाज नहीं हो सकती थी। इसमें कुछ गलत था, कुछ बुरा। अचानक आवाज बदल गई। टिक 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 टिक। यह एक पागलपन की रफ्तार से चल रही थी, जैसे कोई चीख रही हो। रिया ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह बिस्तर से उछली। उसे लगा जैसे आवाज उसे बुला रही है। उसने लैंप जलाया और आवाज का पीछा करने लगी। आवाज उसे कमरे से बाहर गलियारे में ले गई। वहां भी कोई घड़ी नहीं थी। फिर आवाज उसे गलियारे के अंत की तरफ ले गई, जहां एक संकरा अंधेरा दरवाजा था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। यह दरवाजा शायद किसी स्टोर रूम या तहखाने का था। टिक 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 टिक। आवाज अब इतनी तेज और इतनी करीब थी कि लग रहा था जैसे वह उसी दरवाजे के पीछे से आ रही है। वह दरवाजे से सटकर चल रही थी। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजे का जंग लगा हुआ हैंडल पकड़ा। वह ठंडा और खुरदुरा था। उसने जोर लगाया। दरवाजे ने एक चीखनुमा आवाज की और धीरे से अंदर की ओर खुल गया। सामने लकड़ी की पुरानी जर्जर सीढ़ियां थीं जो नीचे गहरे अंधेरे में उतर रही थीं। नीचे से बदबूदार, ठंडी और स्थिर हवा आती है। रिया ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो। पीछे से टिक टिक की आवाज एकदम रुक गई। उसने पलटकर देखा। वह बूढ़ी औरत, उसकी दादी, अब सीधी उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरे पर एक भयानक, अप्राकृतिक मुस्कान थी। तुमने मेरी घड़ी चला दी। दादी की आवाज एक साथ कर्कश और फिसलती हुई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अब तुम्हारा समय मेरा है। तुम यहां की रखवाल बनोगी, जैसे मैं बनी थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला दब गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है, जैसे बर्फ की एक परत उसे ढक रही हो। उसकी नजर उस पुरानी घड़ी पर पड़ी, जिसकी सुइयां अब पागलों की तरह उल्टी दिशा में घूम रही थीं। दादी ने अपना ठंडा हाथ बढ़ाया और रिया का माथा छुआ। एक तेज बर्फीली झटके ने उसे जकड़ लिया। उसने अपने आप को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जमी हुई थी। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। जब रिया की आंखें एक बार फिर खुलीं, तो वह अकेली थी। तहखाने का दरवाजा खुला था और बाहर सुबह की रोशनी दिख रही थी। वह जल्दी से बाहर भागी और सीधे अपनी कार की ओर दौड़ी। वह बिना पीछे मुड़कर देखे तेजी से वहां से भाग निकली। कई हफ्तों तक रिया ने उस घर के बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। उसके अपने घर में रात के समय उसे हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई देती। उसकी नजर अक्सर घड़ियों पर पड़ती।
जो कभी कभी रुक जाती या उल्टी चलने लगती। उसे लगता कि एक पीली साड़ी पहनी औरत उसे दूर से देख रही है। एक रात गहरी नींद में उसने एक सपना देखा। वह फिर से उस तहखाने में खड़ी थी। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी। दादी की आवाज गूंजी, तुम भाग नहीं सकती, घर ने तुम्हें चुन लिया है। रिया की आंख खुल गई। उसके कमरे में उसकी अपनी दीवार, घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूम रही थी। उसने एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसने देखा आईने में उसकी परछाई के पीछे दादी खड़ी थी। इस बार उनकी आंखों में कोई कोई कालापन नहीं, बल्कि एक गहरी अनंत थकान थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अगली सुबह रिया गायब थी। उसके माता पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बाद एक पोस्टमैन जो सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, उसने शांति निलयम के बंगले की एक खिड़की में एक युवा औरत को देखने की शपथ ली। वह एक पीली साड़ी पहने खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में एक छोटी पुरानी घड़ी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उम्र से कहीं बड़ी लग रही थी। और पूरे घर में एक स्पष्ट लगातार टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली डरावनी कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।